क्षण एक मुंबई में भूचाल वर्ष 2077। मुंबई की गगनचुंबी इमारतें जो कभी भारत की आर्थिक शक्ति का प्रतीक थीं, अब उन्नत तकनीक और प्राचीन रहस्यवाद के मिश्रण का एक अजीबोगरीब परिदृश्य प्रस्तुत कर रही थीं। हवा में उड़ती हुई टैक्सियां और सड़कों पर दौड़ती हुई स्वचालित गाड़ियां एक सामान्य दृश्य था, लेकिन इन सब के बीच कुछ ऐसी शक्तियां भी पनप रही थीं जो विज्ञान की सीमाओं से परे थीं। डॉक्टर विदित शर्मा, एक प्रतिभाशाली सर्जन, अपने अस्पताल के शांत कमरे में बैठा हुआ था। बाहर की तेज रोशनी उसकी आंखों को चुंधिया रही थी, लेकिन उसका मन अशांत था। उसने चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में कई उपलब्धियां हासिल की थीं, फिर भी एक खालीपन उसे घेरे रहता था। उसे लगता था कि आधुनिक विज्ञान जीवन के कुछ गहरे रहस्यों को समझने में असमर्थ है। आज का दिन और भी अजीब था। शहर के बाहरी इलाकों से असामान्य ऊर्जा तरंगों की खबरें आ रही थीं। लोगों ने आकाश में अजीबोगरीब रोशनी और धरती में कंपन महसूस किया था। वैज्ञानिक इन घटनाओं को तकनीकी खराबी या वायुमंडलीय विक्षोभ बता रहे थे, लेकिन विदित को भीतर से एक अलग ही आशंका हो रही थी। शाम होते होते शहर में अफरा तफरी मच गई। कुछ अज्ञात प्राणी, जिनकी शक्लें भयानक थीं और जिनमें असीम शक्ति थी, सड़कों पर उतर आए थे। वे इमारतों को तोड़ रहे थे और लोगों पर हमला कर रहे थे। पुलिस और सुरक्षा बल वहीं स्तब्ध खड़े थे, क्योंकि उनके पारंपरिक हथियार इन प्राणियों के सामने बेअसर साबित हो रहे थे। विदित का अस्पताल भी खतरे में था। घायल और डरे हुए लोग अंदर शरण ले रहे थे। तभी एक भयानक चीख सुनाई दी और अस्पताल का मुख्य दरवाजा टूट गया। एक लंबा कंकाल जैसा प्राणी, जिसकी आंखें लाल अंगारों की तरह चमक रही थीं, अंदर घुसा। उसके नुकीले दांत और पंजे किसी भी इंसान को पल भर में चीर सकते थे। विदित ने कभी ऐसी चीज नहीं देखी थी। यह कोई साधारण अपराधी या जानवर नहीं था। इसके चेहरे पर एक आदिम क्रूरता और अलौकिक शक्ति झलक रही थी। बाकी डॉक्टर और नर्सें डर के मारे पीछे हट गईं, लेकिन विदित के पैरों में अजीब सी जकड़न महसूस हुई। वह भाग नहीं सका। तभी विदित के सीने में एक तीव्र दर्द उठा। ऐसा लगा जैसे किसी ने अंदर से आग लगा दी हो। उसकी नसें फूल गईं और उसकी त्वचा के नीचे नीली रेखाएं चमकने लगीं। उसकी आंखों के सामने अजीबोगरीब दृश्य तैरने लगे। एक विशालकाय सर्प, जो उसकी रीढ़ की हड्डी के चारों ओर कुंडली मारे बैठा था, धीरे धीरे जाग रहा था। अचानक विदित के हाथों में एक अजीब सी ऊर्जा महसूस हुई। यह कोई भौतिक शक्ति नहीं थी, बल्कि एक जीवंत, स्पंदित ऊर्जा थी जो उसके शरीर के हर हिस्से में दौड़ रही थी। डर की जगह उसके अंदर एक अजीब सा साहस और शक्ति का अनुभव हुआ। जब वह भयानक प्राणी उस पर झपटा तो विदित ने अनजाने में अपना हाथ उठाया। उसकी हथेली से एक तेज नीली रोशनी निकली जो उस प्राणी से टकराई। प्राणी एक चीख मारकर पीछे हट गया। उसकी चमड़ी जल गई थी। विदित खुद हैरान था। यह क्या हो रहा था? यह शक्ति कहां से आई थी? इससे पहले कि वह कुछ समझ पाता, एक और प्राणी कमरे में घुसा। इस बार यह पहले वाले से भी बड़ा और अधिक भयानक लग रहा था। उसके शरीर पर काले बाल थे और उसकी मांसपेशियां फटी हुई थीं। विदित जानता था कि वह पारंपरिक तरीकों से इसका मुकाबला नहीं कर सकता। उसके अंदर की ऊर्जा अभी भी अस्थिर थी, लेकिन उसे यह भी पता था कि उसे कुछ करना होगा। तभी उसकी नजर एक प्राचीन दिखने वाले धातु के टुकड़े पर पड़ी जो एक घायल मरीज के पास गिरा हुआ था। यह एक त्रिशूल के आकार का था, लेकिन इसकी धातु आधुनिक नहीं लग रही थी। अनजाने में विदित ने उसे उठाया। जैसे ही उसका हाथ उस त्रिशूल से टकराया, उसके अंदर की ऊर्जा और तेज हो गई। त्रिशूल नीली रोशनी से चमकने लगा। विदित को ऐसा लगा जैसे वह किसी शक्तिशाली स्रोत से जुड़ गया हो। बिना सोचे समझे विदित उस भयानक प्राणी की ओर दौड़ा। उसके हाथ में चमकता हुआ त्रिशूल एक बिजली के झटके की तरह लग रहा था। उसने पूरी ताकत से त्रिशूल को उस प्राणी के सीने में घुसा दिया। एक भयानक चीख के साथ वह प्राणी राख के ढेर में बदल गया। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया। डॉक्टर और नर्सें विदित को आश्चर्य से देख रहे थे। खुद विदित को भी विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने अब भी क्या किया था। तभी एक तेज आवाज सुनाई दी। अरे वाह, लगता है मुंबई में कोई जाग गया है। विदित ने मुड़कर देखा। दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी
जिसके चेहरे पर एक शरारती मुस्कान थी। उसके कपड़े अजीब थे। आधुनिक सैन्य जैकेट के साथ उसने पारंपरिक भारतीय धोती पहनी हुई थी। उसकी आंखों में एक तेज चमक थी, जैसे वह किसी रहस्य को जानती हो। तुम कौन हो? विदित ने हकलाते हुए पूछा। लड़की हंसी। मेरा नाम प्रिया अग्निहोत्री है, और लगता है डॉक्टर साहब आपकी नींद खुल गई है। एपिसोड 2, अग्निकुल के निशान। प्रिया अग्निहोत्री। उसका नाम विदित के लिए उतना ही रहस्यमय था जितनी कि उसके अंदर अचानक जागृत हुई शक्ति। प्रिया ने विदित को बताया कि मुंबई पर हमला करने वाले प्राणी पिशाच थे, प्राचीन रक्त पिपासु जीव जो सदियों से छिपे हुए थे और अब किसी अज्ञात कारण से फिर से प्रकट हो रहे थे। उसने यह भी बताया कि विदित साधारण इंसान नहीं है। उसके अंदर एक सुप्त कुंडलिनी जीन मौजूद है जो उसे प्राण, जीवन ऊर्जा को नियंत्रित करने की क्षमता प्रदान करती है। यह जीन सदियों पहले कुछ खास लोगों में पाया जाता था जो ऋषि मुनि और शक्तिशाली योद्धा हुआ करते थे। विदित को यह सब अविश्वसनीय लग रहा था। एक डॉक्टर होने के नाते वह हमेशा तर्क और विज्ञान पर विश्वास करता आया था, लेकिन उसने अपनी आंखों से उन भयानक प्राणियों को देखा था और अपने हाथों से एक को मारा भी था। उसके अंदर की ऊर्जा का अनुभव वास्तविक था। प्रिया ने बताया कि वह अग्निकुल नामक एक गुप्त योद्धा समुदाय से है जो सदियों से इन अलौकिक खतरों से मानवता की रक्षा करता आया है। उनकी मार्शल आर्ट कलारिपयट्टू न केवल शारीरिक कौशल पर आधारित है बल्कि प्राण ऊर्जा के उपयोग पर भी केंद्रित है। तुम्हारे अंदर जो शक्ति जागृत हुई है वह अभी कच्ची और अनियंत्रित है, प्रिया ने कहा। अगर तुम इसे नियंत्रित करना नहीं सीखते हो तो यह तुम्हारे लिए और दूसरों के लिए भी खतरनाक हो सकती है। विदित जानता था कि प्रिया सच कह रही है। वह उस शक्ति को महसूस कर सकता था, लेकिन उसे इस्तेमाल करना नहीं जानता था। उसे मदद की जरूरत थी। तुम मेरी मदद करोगी? विदित ने पूछा। प्रिया मुस्कुराई। यह तो मेरे कर्तव्य का हिस्सा है डॉक्टर साहब। तुम्हारे अंदर जो शक्ति है वह बहुत खास है। मुझे लगता है कि तुम्हारा भाग्य किसी बड़ी चीज से जुड़ा हुआ है। प्रिया ने विदित को अस्पताल से बाहर निकाला। शहर की सड़कें अभी भी खंडहरों से भरी हुई थीं। सुरक्षा बल पिशाचों से जूझ रहे थे, लेकिन वे स्पष्ट रूप से हार रहे थे। प्रिया ने विदित को एक गुप्त स्थान पर ले गई। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी हवेली जो बाहर से खंडहर जैसी दिखती थी, लेकिन अंदर आधुनिक तकनीक और प्राचीन कलाकृतियों का अद्भुत मिश्रण था। यह अग्निकुल का गुप्त मुख्यालय था। हवेली के अंदर विदित ने कई योद्धाओं को देखा जो अद्भुत मार्शल आर्ट कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। वे अपने हाथों और पैरों से ऊर्जा के गोले और तेज किरणें निकाल रहे थे। विदित को ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी दूसरी दुनिया में आ गया हो। प्रिया ने विदित को अग्निकुल के गुरु अग्निदेव से मिलवाया। अग्निदेव एक बूढ़े और शांत व्यक्ति थे जिनकी आंखों में गहरी बुद्धिमत्ता झलकती थी। उन्होंने विदित को ध्यान से देखा और मुस्कुराए। स्वागत है विदित, अग्निदेव ने कहा। तुम्हारे अंदर की ज्वाला सदियों से सुप्त थी, लेकिन अब यह जाग उठी है। यह एक अच्छा संकेत है, लेकिन एक बड़ी जिम्मेदारी भी। अग्निदेव ने विदित को उसकी कुंडलिनी जीन के बारे में और विस्तार से बताया। उन्होंने कहा कि यह जीन भगवान शिव के नीलकंठ रूप से जुड़ा हुआ है, जिन्होंने विष पीकर दुनिया को बचाया था। जिन लोगों में यह जीन जागृत होता है उनमें असाधारण शक्ति और क्षमताएं विकसित होती हैं, लेकिन उन्हें इसे सही दिशा में ले जाना होता है। अग्निदेव ने विदित को अग्निकुल के प्रशिक्षण में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। उन्होंने कहा कि प्रिया उसकी गुरु होंगी और उसे प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना और अपनी नई शक्तियों का उपयोग करना सिखाएंगी। विदित के पास कोई और विकल्प नहीं था। उसने अपना पुराना जीवन पीछे छोड़ दिया था। अब उसका एक नया सफर शुरू होने वाला था, एक ऐसा सफर जो उसे न केवल अपनी शक्तियों के रहस्य से पर्दा उठाएगा, बल्कि उसे एक छिपी हुई दुनिया के खतरे और संभावनाओं से भी परिचित कराएगा। प्रिया ने विदित को प्रशिक्षण के पहले चरण के बारे में बताया। अपने शरीर के भीतर
प्राण ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करना और उसे नियंत्रित करना सीखना। यह एक मुश्किल और धैर्य की आवश्यकता वाली प्रक्रिया थी। विदित, जिसने हमेशा तर्क और विश्लेषण पर भरोसा किया था, को अब अपनी इंद्रियों और अंतर्ज्ञान पर ध्यान देना सीखना था। प्रिया ने उसे ध्यान की विभिन्न तकनीकों और योगासनों का अभ्यास कराया। पहले कुछ दिनों तक विदित को कुछ भी महसूस नहीं हुआ। उसे लगता था कि वह अपना समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन प्रिया ने उसे प्रोत्साहित किया और हार न मानने के लिए कहा। धीरे धीरे विदित को अपने शरीर के भीतर एक सूक्ष्म कंपन महसूस होने लगा। यह एक गर्म और जीवंत ऊर्जा थी जो उसकी रीढ़ की हड्डी के निचले हिस्से में केंद्रित थी। प्रिया ने बताया कि यही उसकी कुंडलिनी ऊर्जा का केंद्र है। अगले कुछ हफ्तों तक विदित ने प्रिया के मार्गदर्शन में कड़ी मेहनत की। उसने सांस लेने के व्यायाम, ध्यान और शारीरिक मुद्राओं का अभ्यास किया। धीरे धीरे वह उस ऊर्जा को महसूस करना और उसे अपने शरीर के विभिन्न हिस्सों में प्रवाहित करना सीखने लगा। एक दिन प्रशिक्षण के दौरान विदित ने गलती से अपने हाथ से एक छोटी सी नीली ऊर्जा की किरण निकाल दी। यह कमजोर थी, लेकिन यह एक शुरुआत थी। प्रिया मुस्कुराई और उसे बधाई दी। तुम सीख रहे हो विदित, उसने कहा। अब तुम्हें इस ऊर्जा को नियंत्रित करना और उसे युद्ध में इस्तेमाल करना सीखना होगा। प्रिया ने विदित को अग्निकुल की मार्शल आर्ट, कला रिपेट्टू के मूल सिद्धांतों से परिचित कराया। यह एक प्राचीन और शक्तिशाली युद्ध कला है जिसमें फुर्ती, लचीलापन और प्राण ऊर्जा का समन्वय महत्वपूर्ण है। विदित ने पहले कभी कोई औपचारिक मार्शल आर्ट प्रशिक्षण नहीं लिया था, लेकिन उसके अंदर की जागृत शक्ति उसे तेजी से सीखने में मदद कर रही थी। प्रिया ने उसे विभिन्न प्रकार की चालें, बचाव और आक्रमण तकनीकें सिखाईं। विदित को यह जानकर आश्चर्य हुआ कि कला रिपेट्टू में न केवल शारीरिक कौशल शामिल है, बल्कि मानसिक एकाग्रता और आध्यात्मिक जागरूकता भी महत्वपूर्ण है। प्रिया ने विदित को द्वैत साधना के बारे में भी बताया, एक उन्नत तकनीक जिसमें दो व्यक्ति अपनी प्राण ऊर्जा को मिलाकर अधिक शक्तिशाली प्रभाव उत्पन्न कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अग्निकुल के कुछ योद्धा इस तकनीक का उपयोग टीम बनाकर लड़ते समय करते हैं। विदित को प्रिया के साथ एक विशेष बंधन महसूस होने लगा। वह न केवल उसकी गुरु थी, बल्कि एक दोस्त और विश्वासपात्र भी थी। उनके बीच एक मौन समझ विकसित हो रही थी, जो प्रशिक्षण के दौरान उनकी प्राण ऊर्जा के आपसी तालमेल से और भी मजबूत हो रही थी। एक शाम प्रशिक्षण के बाद विदित और प्रिया हवेली के छत पर बैठे हुए थे। नीचे शहर की जगमगाती रोशनी दिखाई दे रही थी, लेकिन आसमान में अभी भी पिशाचों के हमले के निशान थे। यह सब कब तक चलेगा प्रिया? विदित ने उदासी से पूछा। प्रिया ने गहरी सांस ली। मुझे नहीं पता विदित, लेकिन मुझे यह जरूर पता है कि हमें तैयार रहना होगा। पिशाच सिर्फ एक खतरा नहीं है, मुझे लगता है कि उनके पीछे कोई और शक्ति काम कर रही है। विदित ने प्रिया की ओर देखा। उसकी आंखों में चिंता और दृढ़ संकल्प का मिश्रण था। वह जानती थी कि यह लड़ाई लंबी और कठिन होने वाली है। हम मिलकर इसका सामना करेंगे प्रिया, विदित ने कहा। मैं तुम्हें वचन देता हूं। प्रिया ने विदित की ओर देखा और मुस्कुराई। मुझे विश्वास है विदित। उसी रात विदित को एक अजीब सपना आया। उसने एक विशाल काय सर्प को देखा जो उसकी रीढ़ की हड्डी से निकलकर पूरे ब्रह्मांड में फैल रहा था। सर्प के फन पर एक चमकता हुआ रत्न था जिसमें से अपार शक्ति निकल रही थी। विदित को ऐसा लगा जैसे वह स्वयं वह सर्प हो और उसके अंदर अनंत ऊर्जा का स्रोत छिपा हुआ हो। जब वह सुबह उठा तो उसे एक नई ऊर्जा और आत्मविश्वास महसूस हुआ। उसे पता था कि उसका सफर अभी शुरू हुआ है और उसे अभी बहुत कुछ सीखना है। लेकिन अब वह अकेला नहीं था, उसके साथ प्रिया थी और उसके अंदर एक ऐसी शक्ति जागृत हो गई थी जो उसे किसी भी चुनौती का सामना करने में मदद कर सकती थी। एपिसोड 3, सरस्वती वंश का रहस्य। अग्निकुल में प्रशिक्षण जारी रहा। विदित तेजी से प्राण ऊर्जा को नियंत्रित करना सीख रहा था। उसकी सर्जिकल कुशलता और वैज्ञानिक ज्ञान उसे ऊर्जा के प्रवाह को समझने और उसे निर्देशित करने में मदद कर रहा था। वह प्रिया के साथ द्वैत साधना का भी अभ्यास कर रहा था और उन्हें यह जानकर आश्चर्य हुआ
कि उनकी प्राण ऊर्जा आपस में अद्भुत तालमेल बिठा रही थी। एक दिन अग्निदेव ने विदित और प्रिया को अपने कक्ष में बुलाया। उनके चेहरे पर गंभीरता थी। मुझे एक महत्वपूर्ण सूचना मिली है, अग्निदेव ने कहा। पिशाचों के हमले सिर्फ एक यादृच्छिक घटना नहीं है, वे किसी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कौन है वह? प्रिया ने पूछा। हमें अभी तक नहीं पता, अग्निदेव ने उत्तर दिया, लेकिन हमारे सूत्रों के अनुसार वे किसी प्राचीन शक्ति को जगाने की कोशिश कर रहे हैं, और इस शक्ति का संबंध सरस्वती वंश से हो सकता है। विदित और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्होंने इस वंश के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। अग्निदेव ने बताया कि सरस्वती वंश प्राचीन भारत का एक रहस्यमय समुदाय था, जो ज्ञान, कला और प्रौद्योगिकी में बहुत आगे था। कहा जाता है कि उनके पास कुछ ऐसी तकनीकें थीं जो आज के विज्ञान से भी परे थीं। वेदों में भी उनका उल्लेख मिलता है, लेकिन समय के साथ उनकी जानकारी धुंधली हो गई। माना जाता है कि सरस्वती वंश के अंतिम वंशज के रक्त में उन प्राचीन तकनीकों को सक्रिय करने की क्षमता है, अग्निदेव ने कहा। और हमें यह भी पता चला है कि पिशाचों का नेतृत्व करने वाला व्यक्ति उस वंशज को ढूंढ रहा है। क्या हमें पता है कि वह वंशज कौन है? विदित ने पूछा। अग्निदेव ने नकारात्मक में सिर हिलाया। नहीं, उनकी पहचान गुप्त रखी गई है, लेकिन हमें यह पता चला है कि वह मुंबई में ही कहीं छिपी हुई है। उसी समय हवेली के सुरक्षा प्रणाली में एक अलार्म बजा। एक संदेश स्क्रीन पर फ्लैश हुआ। अज्ञात घुसपैठिए, स्तर 5 का खतरा। अग्निदेव की आंखें चमक उठीं। लगता है हमें अपना पहला सुराग मिल गया है। विदित और प्रिया तुरंत कार्रवाई में जुट गए। वे अग्निकुल के अन्य योद्धाओं के साथ हवेली के उस हिस्से की ओर दौड़े जहां घुसपैठ हुई थी। उन्हें एक बड़े कमरे में कुछ नकाबपोश लोगों से मुठभेड़ हुई। ये लोग आधुनिक हथियारों से लैस थे और उनकी चालों में एक अजीब सी फुर्ती थी। वे पिशाच नहीं थे, लेकिन उनमें भी सामान्य इंसानों से ज्यादा ताकत और गति थी। ये कौन है? विदित ने प्रिया से पूछा। मुझे नहीं पता, प्रिया ने जवाब दिया, लेकिन ये प्रशिक्षित हैं और खतरनाक भी। विदित और प्रिया ने मिलकर उन घुसपैठियों का मुकाबला किया। विदित ने अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करके तेज नीली किरणें निकाली, जबकि प्रिया ने अपनी कलारीपेट्टू की तेज और घातक चालों से दुश्मनों को ढेर कर दिया। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन अग्निकुल के योद्धाओं के कौशल और विदित और प्रिया की संयुक्त शक्ति के सामने घुसपैठिए टिक नहीं पाए। अंततः उन्हें पकड़ लिया गया। जब उनके नकाब उतारे गए तो विदित और प्रिया चौंक गए। वे सभी युवा थे और उनके चेहरों पर एक अजीब सी खालीपन थी। उनके शरीर पर एक ही तरह का टैटू बना हुआ था, एक घुमावदार सर्प का निशान। यह क्या है? विदित ने पूछा। अग्निदेव ने टैटू को ध्यान से देखा। यह आदित्य बायोटेक का निशान है। यह एक बड़ी कॉरपोरेट कंपनी है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में काम करती है। आदित्य बायोटेक? प्रिया ने भौहें सिकोड़ते हुए कहा। मैंने इस कंपनी के बारे में सुना है। वे बहुत शक्तिशाली हैं और उनके अनुसंधान के तरीके विवादास्पद रहे हैं। मुझे लगता है कि अब हमें पता चल गया है कि पिशाचों के पीछे कौन है, अग्निदेव ने कहा। आदित्य बायोटेक किसी तरह से उन्हें नियंत्रित कर रहा है और सरस्वती वंश के वंशज को ढूंढ रहा है। अगले कुछ दिनों तक अग्निकुल ने पकड़े गए घुसपैठियों से पूछताछ की और आदित्य बायोटेक के बारे में अधिक जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की। उन्हें पता चला कि कंपनी एक गुप्त परियोजना पर काम कर रही है जिसका नाम असुर सीरम है। माना जाता है कि यह सीरम मानव डीएनए को बदलकर उन्हें असाधारण शक्ति प्रदान कर सकता है। असुर? विदित ने कहा। क्या उनका मतलब राक्षसों? हां विदित, अग्निदेव ने पुष्टि की। लेकिन यह सिर्फ एक नाम नहीं है। हमारी प्राचीन ग्रंथों में असुर शक्तिशाली और अराजक प्राणी थे जो देवताओं के विरोधी माने जाते थे। अगर आदित्य बायोटेक इंसानों को असुरों में बदलने की कोशिश कर रहा है तो यह बहुत ही खतरनाक होगा। अग्निदेव ने एक प्राचीन दिखने वाली डेटा पैड उठाई। हमारे पास कुछ खुफिया जानकारी है कि आदित्य बायोटेक ने शहर के बाहरी इलाके में एक गुप्त प्रयोगशाला स्थापित की है। माना जाता है कि वे वहीं पर
असुर सीरम का परीक्षण कर रहे हैं और सरस्वती वंश के वंशज को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। हमें उस प्रयोगशाला पर छापा मारना होगा, प्रिया ने दृढ़ता से कहा। हमें यह पता लगाना होगा कि वे क्या कर रहे हैं और सरस्वती वंश के वंशज को बचाना होगा। अग्निदेव ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक जोखिम भरा मिशन होगा। आदित्य बायोटेक के पास आधुनिक हथियार और प्रशिक्षित सुरक्षाकर्मी होंगे, लेकिन हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। अग्निदेव ने विदित और प्रिया की ओर देखा। तुम दोनों इस मिशन का नेतृत्व करोगे। तुम्हारी संयुक्त शक्ति और कौशल हमारी सबसे बड़ी उम्मीद है। विदित ने एक गहरी सांस ली। उसे पता था कि यह एक खतरनाक काम है, लेकिन वह पीछे नहीं हट सकता था। उसके अंदर जागृत हुई शक्ति उसे एक उद्देश्य दे रही थी, एक ऐसा उद्देश्य जो उसके पिछले जीवन से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण था। हम तैयार हैं गुरुजी, विदित ने कहा। प्रिया ने भी सहमति में सिर हिलाया। हम सरस्वती वंश के वंशज को बचाएंगे और आदित्य बायोटेक के नापाक इरादों को नाकाम करेंगे। अगले दिन विदित और प्रिया अग्निकुल के कुछ सबसे कुशल योद्धाओं के साथ उस गुप्त प्रयोगशाला की ओर रवाना हुए। उन्होंने शहर की भीड़-भाड़ वाली सड़कों को पार किया और फिर सुनसान औद्योगिक क्षेत्र में प्रवेश किया। प्रयोगशाला एक बड़ी बेतरतीब इमारत थी, जिसके चारों ओर ऊंची दीवारें और सुरक्षा कैमरे लगे हुए थे। अग्निकुल के योद्धाओं ने चुपचाप दीवारों पर चढ़कर सुरक्षा व्यवस्था को भेद दिया। अंदर प्रयोगशाला आधुनिक उपकरणों और जटिल मशीनों से भरी हुई थी। उन्होंने कई वैज्ञानिक और तकनीशियन देखे जो अजीबोगरीब प्रयोग कर रहे थे। कुछ कमरों में पिंजरे थे जिनमें भयानक दिखने वाले प्राणी बंद थे। ये पिशाच से भी ज्यादा विकृत और शक्तिशाली लग रहे थे। यह सब क्या है? विदित ने फुसफुसाते हुए कहा। यह असुर सीरम का परिणाम है, प्रिया ने गंभीर चेहरे के साथ उत्तर दिया। उन्होंने इंसानों और जानवरों के डीएनए को मिलाकर ये भयानक जीव बनाए हैं। अचानक एक अलार्म बजा। उन्हें पता चल गया था कि वे अंदर घुस आए हैं। प्रयोगशाला में हलचल मच गई और सुरक्षाकर्मी हथियारों के साथ उनकी ओर दौड़ पड़े। अब लड़ना होगा, प्रिया ने कहा और अपनी कमर से एक घुमावदार तलवार निकाली। विदित ने भी अपना ध्यान केंद्रित किया और अपने हाथों में प्राण ऊर्जा को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। नीली रोशनी उसकी हथेलियों से निकलने लगी। लड़ाई शुरू हो गई। आदित्य बायोटेक के सुरक्षाकर्मी आधुनिक हथियारों से लैस थे, लेकिन अग्निकुल के योद्धाओं का कौशल और उनकी प्राण ऊर्जा की शक्ति उनसे कहीं ज्यादा थी। प्रिया बिजली की तेजी से दुश्मनों के बीच से गुजर रही थी। उसकी तलवार हर वार पर घातक साबित हो रही थी। विदित अपनी ऊर्जा किरणों से दुश्मनों को पीछे धकेल रहा था। वे प्रयोगशाला के एक गहरे हिस्से में पहुंचे, जहां उन्हें एक बड़ा कमरा मिला। कमरे के बीच में एक पारदर्शी कक्ष था, जिसके अंदर एक युवा लड़की बेहोश पड़ी हुई थी। उसके चेहरे पर शांति थी, लेकिन उसके चारों ओर तनाव का माहौल था। वह सरस्वती वंश की वंशज होनी चाहिए, अग्निदेव ने अपने कम्युनिकेटर के माध्यम से कहा। उसे बचाओ। विदित और प्रिया कक्ष की ओर दौड़े, लेकिन तभी उनके सामने एक शक्तिशाली व्यक्ति खड़ा हो गया। वह लंबा और मजबूत था और उसके शरीर से एक अजीब सी काली ऊर्जा निकल रही थी। उसके चेहरे पर वही घुमावदार सर्प का टैटू था जो पकड़े गए घुसपैठियों पर था, लेकिन यह ज्यादा बड़ा और गहरा था। तुम लोग कौन हो? उस व्यक्ति ने कर्कश आवाज में पूछा। और तुम यहां क्या कर रहे हो? हम तुम्हें इस लड़की को नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे, प्रिया ने गुस्से से कहा। उस व्यक्ति ने हंसा। तुम लोग बहुत देर कर चुके हो। हमने उसकी शक्ति को जगाना शुरू कर दिया है। उसने अपना हाथ उठाया और कक्ष की ओर इशारा किया। विदित और प्रिया ने देखा कि लड़की के शरीर से एक सुनहरी रोशनी निकलने लगी है। यह क्या हो रहा है? विदित ने पूछा। यह सरस्वती वंश की प्राचीन तकनीक है, अग्निदेव ने कहा। हमें उसे रोकना होगा। उस शक्तिशाली व्यक्ति ने विदित और प्रिया पर हमला कर दिया। उसकी काली ऊर्जा बहुत खतरनाक थी। वह छूने पर जलती हुई महसूस हो रही थी। विदित और प्रिया को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके उसका मुकाबला करना पड़ा। द्वैत साधना करते हुए विदित और प्रिया ने अपनी प्राण ऊर्जा को मिलाया और एक शक्तिशाली नीली और लाल रंग की ऊर्जा की लहर उस व्यक्ति पर छोड़ी।
वह चीख मारकर पीछे हट गया, लेकिन उस पर कोई खास असर नहीं हुआ। तुम लोग कमजोर हो, उसने कहा। तुम हमारी प्रगति को नहीं रोक सकते। तभी कक्ष के अंदर की लड़की ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें सुनहरी रोशनी से चमक रही थीं और उसके चारों ओर एक शक्तिशाली ऊर्जा का क्षेत्र बन गया था। तुम कौन हो? लड़की ने कमजोर आवाज में पूछा। हम तुम्हें बचाने आए हैं, विदित ने कहा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कह पाता, उस शक्तिशाली व्यक्ति ने एक अजीबोगरीब उपकरण निकाला और उसे लड़की की ओर इंगित किया। एक तेज नीली किरण उपकरण से निकली और लड़की से टकराई। लड़की एक दर्दनाक चीख मारकर बेहोश हो गई और उसकी सुनहरी रोशनी गायब हो गई। नहीं, प्रिया चिल्लाई और उस व्यक्ति पर झपट पड़ी। विदित भी गुस्से से भर गया। उसने अपनी सारी प्राण ऊर्जा को इकट्ठा किया और एक शक्तिशाली हमला उस व्यक्ति पर कर दिया। इस बार उसकी ऊर्जा पहले से कहीं ज्यादा तेज और विनाशकारी थी। वह व्यक्ति विदित के हमले को झेल नहीं पाया और एक जोरदार धमाके के साथ पीछे गिर पड़ा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। लड़की बेहोश थी और उसकी शक्ति निष्क्रिय हो गई थी। हमें यहां से निकलना होगा, अग्निदेव ने कहा। अब यह जगह सुरक्षित नहीं है। विदित और प्रिया लड़की को उठाकर प्रयोगशाला से बाहर निकल गए। उनके मिशन में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था, लेकिन वे हार नहीं मानेंगे। वे सरस्वती वंश के रहस्य को उजागर करेंगे और आदित्य बायोटेक के नापाक इरादों को विफल करेंगे, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। एपिसोड 4। डूबी हुई द्वारका का रहस्य। अग्निकुल की गुप्त हवेली में मातम का माहौल था। सरस्वती वंश की वंशज अनानिया राव बेहोश पड़ी थी और उसकी जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही थी। अग्निकुल के वैद्य और वैज्ञानिक उसकी जांच कर रहे थे, लेकिन कोई भी उसकी हालत सुधारने का तरीका नहीं ढूंढ पा रहा था। विदित और प्रिया निराश और क्रोधित थे। वे उस शक्तिशाली व्यक्ति को हराने में कामयाब तो हो गए थे, लेकिन अनानिया को बचाने में विफल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि उन्होंने एक बहुत बड़ा मौका खो दिया है। हमें कुछ करना होगा प्रिया, विदित ने कहा, कमरे में बेचैनी से घूमते हुए। हम उसे ऐसे मरने नहीं दे सकते। प्रिया एक प्राचीन पुस्तक को ध्यान से पढ़ रही थी, जो अग्निदेव ने उन्हें दी थी। इस पुस्तक में सरस्वती वंश के बारे में कुछ जानकारी दी गई है। कहा जाता है कि उनकी कुछ प्राचीन तकनीकें एक गुप्त स्थान पर छिपी हुई हैं। कहाँ? विदित ने उत्सुकता से पूछा। माना जाता है कि वह स्थान द्वारका के पास समुद्र में डूबा हुआ है, प्रिया ने उत्तर दिया। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सरस्वती वंश के पास कुछ ऐसे उपकरण थे जो प्राण ऊर्जा को संग्रहित और प्रसारित कर सकते थे। शायद उनमें से कोई उपकरण अनन्या को ठीक कर सके। अग्निदेव कमरे में दाखिल हुए। उनके चेहरे पर चिंता की लकीरें थीं। प्रिया सच कह रही हैं। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हमें उस डूबी हुई द्वारका की खोज करनी होगी, लेकिन यह बहुत खतरनाक होगा, विदित ने कहा। समुद्र में कई तरह के खतरे हो सकते हैं और आदित्य बायोटेक भी हमें ढूंढ रहा होगा। मुझे पता है, अग्निदेव ने कहा, लेकिन अनानिया की जान खतरे में है। हमें जोखिम उठाना होगा। अग्निदेव ने विक्रम नामक एक योद्धा को बुलाया। विक्रम अग्निकुल का एक अनुभवी सदस्य था, जिसके शरीर के कुछ हिस्सों को उन्नत साइबरनेटिक प्रत्यारोपणों से बदला गया था। उसकी ताकत और तकनीकी ज्ञान अद्वितीय था। विक्रम, तुम विदित और प्रिया के साथ जाओगे? अग्निदेव ने आदेश दिया। तुम्हारी तकनीकी विशेषज्ञता समुद्र में उनकी मदद करेगी। विक्रम ने सहमति में सिर हिलाया। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा गुरुजी। अगले दिन विदित, प्रिया और विक्रम एक विशेष रूप से डिजाइन की गई पनडुब्बी में सवार होकर द्वारका की ओर रवाना हुए। पनडुब्बी अग्निकुल की गुप्त तकनीक से बनी थी और समुद्र की गहराई में भी आसानी से चल सकती थी। समुद्र की सतह पर शांति थी, लेकिन जैसे जैसे वे गहराई में उतरते गए, अंधेरा बढ़ता गया और पानी का दबाव बढ़ने लगा। विक्रम ने पनडुब्बी के सोनार सिस्टम का उपयोग करके डूबी हुई द्वारका के अवशेषों की तलाश शुरू कर दी। कई घंटों की खोज के बाद सोनार पर कुछ असामान्य आकृतियां दिखाई दी। विक्रम ने पनडुब्बी को उस दिशा में मोड़ा। धीरे धीरे
अंधेरे में एक प्राचीन शहर के खंडहर उभरने लगे। टूटी हुई दीवारें, ढहे हुए स्तंभ और रेत में दबी हुई इमारतें एक भूले हुए युग की कहानी कह रही थीं। यह द्वारका है, प्रिया ने विस्मय से कहा। यह सच में यहां है। विदित भी उस दृश्य को देखकर हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि एक पूरा शहर समुद्र के नीचे दफन हो सकता है। विक्रम ने पनडुब्बी को एक अपेक्षाकृत सुरक्षित स्थान पर रोका। हमें यहां से पैदल ही आगे बढ़ना होगा। पनडुब्बी के लिए आगे जाना खतरनाक हो सकता है। विदित और प्रिया ने विशेष स्कूबा गियर पहना और पनडुब्बी से बाहर निकल गए। पानी ठंडा था और दृश्य धुंधला था, लेकिन उनके पास शक्तिशाली टॉर्च थे जो रास्ते को रोशन कर रहे थे। वे डूबे हुए शहर के खंडहरों के बीच तैरते हुए आगे बढ़े। उन्होंने प्राचीन कलाकृतियां, पत्थर की मूर्तियां और अजीबोगरीब संरचनाएं देखीं जो किसी उन्नत सभ्यता के अवशेष लग रही थीं। तभी प्रिया ने एक चमकती हुई वस्तु देखी जो एक ढहे हुए मंदिर के अंदर दबी हुई थी। वह उस दिशा में तैरने लगी। जब वे मंदिर के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वह वस्तु एक छोटा सा धातु का संदूक था जो जटिल नक्काशी से ढका हुआ था। संदूक के ऊपर एक चमकता हुआ नीलम लगा हुआ था। यह कुछ खास लग रहा है, विदित ने कहा। जैसे ही प्रिया ने संदूक को छूने की कोशिश की, मंदिर के प्रवेश द्वार पर कुछ आकृतियां दिखाई दीं। वे पानी में तेजी से तैर रहे थे और उनकी आंखें चमक रही थीं। पिशाच, विक्रम ने चेतावनी दी। हमें घेर लिया गया है। विदित और प्रिया ने अपने हथियार तैयार किए। पानी के अंदर लड़ना मुश्किल था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। पिशाचों ने उन पर हमला कर दिया। वे तेज और क्रूर थे और पानी में उनकी गति और भी बढ़ गई थी। विदित ने अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करके पानी में बिजली के झटके पैदा किए, जिससे कुछ पिशाच पीछे हट गए। प्रिया ने अपनी तलवार से उनका मुकाबला किया। उसकी हर चाल तेज और सटीक थी। विक्रम ने अपनी साइबरनेटिक रूप से संवर्धित ताकत का उपयोग करके पिशाचों को पकड़ा और उन्हें दूर फेंका। लड़ाई भयंकर थी, लेकिन विदित, प्रिया और विक्रम ने मिलकर उनका मुकाबला किया। आखिरकार उन्होंने सभी पिशाचों को मार डाला। लड़ाई के बाद वे वापस मंदिर में लौटे और उस धातु के संदूक को उठाया। यह भारी था, लेकिन अंदर कुछ महत्वपूर्ण होने की संभावना थी। वे पनडुब्बी में वापस लौट आए और सतह की ओर रवाना हुए। जब वे सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए तो उन्होंने संदूक को खोला। अंदर एक छोटा सा हार्ड ड्राइव जैसा उपकरण था जो प्राचीन प्रतीकों से ढका हुआ था। उसके साथ कुछ पत्थर की गोलियां भी थीं जिन पर रहस्यमय भाषा में कुछ लिखा हुआ था। यह क्या है? विदित ने पूछा। प्रिया ने पत्थर की गोलियों को ध्यान से देखा। मुझे लगता है कि यह सरस्वती वंश की प्राचीन तकनीक का रहस्य हो सकता है। हमें इसे समझना होगा। विक्रम ने हार्ड ड्राइव को अपने एक पोर्टेबल कंप्यूटर से कनेक्ट किया। स्क्रीन पर अजीबोगरीब कोड और चित्र दिखाई देने लगे। यह बहुत जटिल है, विक्रम ने कहा। मुझे इसे डिकोड करने में समय लगेगा। लेकिन विदित को लग रहा था कि उन्हें कुछ महत्वपूर्ण मिल गया है। शायद इस प्राचीन तकनीक में अनान्या को ठीक करने का तरीका छिपा हुआ है। उन्हें उम्मीद थी कि विक्रम जल्द ही इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। उसी रात जब विक्रम हार्ड ड्राइव को डिकोड करने में व्यस्त था, विदित को एक और अजीब सपना आया। इस बार उसने एक विशालकाय पक्षी को देखा जिसके पंख सुनहरे थे और जो आकाश में उड़ रहा था। पक्षी के चोंच में वही नीलम मणि थी जो संदूक पर लगी हुई थी। पक्षी ने मणि को विदित की ओर गिराया और जैसे ही मणि उसके हाथ में आई, वह जाग गया। उसने उठकर देखा। कमरे में हल्की रोशनी थी और विक्रम अभी भी कंप्यूटर पर काम कर रहा था। विक्रम, क्या तुम्हें कुछ मिला? विदित ने पूछा। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में उत्साह था। हां विदित, मुझे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मिली है। यह हार्ड ड्राइव सरस्वती वंश की एक केंद्रीय डेटाबेस है। इसमें उनकी सभी तकनीकों और ज्ञान का भंडार है। क्या इसमें अनान्या को ठीक करने का कोई तरीका है? प्रिया ने उत्सुकता से पूछा। विक्रम ने कुछ और देर तक कंप्यूटर पर काम किया। फिर उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। मुझे लगता है कि मुझे वह मिल गया है जिसकी हमें तलाश थी। स्क्रीन पर एक जटिल आरेख दिखाई दे रहा था
जिसमें ऊर्जा के प्रवाह और शरीर के विभिन्न चक्रों के बारे में जानकारी दी गई थी। उसके साथ कुछ प्राचीन मंत्र भी लिखे हुए थे। यह प्राण संचारण तकनीक है, प्रिया ने कहा, पत्थर की गोलियों में लिखे शब्दों को पहचानते हुए। सरस्वती वंश के लोग इस तकनीक का उपयोग करके एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में प्राण ऊर्जा स्थानांतरित कर सकते थे। तो क्या हम इसका उपयोग अनान्या को ठीक करने के लिए कर सकते हैं? विदित ने पूछा। सैद्धांतिक रूप से हां, विक्रम ने उत्तर दिया, लेकिन यह एक बहुत ही नाजुक प्रक्रिया है। अगर ऊर्जा का प्रवाह सही नहीं हुआ तो यह अनान्या के लिए घातक भी हो सकता है। विदित और प्रिया ने एक दूसरे की ओर देखा। वे जानते थे कि यह एक बड़ा जोखिम है, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। अनान्या की जान बचाने के लिए उन्हें यह जोखिम उठाना ही होगा। अग्निदेव को सूचित किया गया और उन्होंने तुरंत सहमति दे दी। उन्होंने कहा कि वे विदित और प्रिया पर भरोसा करते हैं। अगले दिन अग्निकुल के सभी सदस्य अनन्या के कमरे में इकट्ठा हुए। विदित और प्रिया उसके बिस्तर के दोनों ओर बैठ गए। विक्रम ने उन्हें प्राण संचारण प्रक्रिया के बारे में विस्तार से समझाया और आवश्यक सावधानियों के बारे में बताया। विदित ने गहरी सांस ली और अपना ध्यान केंद्रित किया। उसने अपने अंदर की कुंडलिनी ऊर्जा को महसूस किया और उसे धीरे धीरे अपने हाथों में प्रवाहित करना शुरू कर दिया। प्रिया ने भी ऐसा ही किया। जब उनकी हथेलियां अनान्या के शरीर के ऊपर आईं तो उन्होंने धीरे धीरे अपनी प्राण ऊर्जा को उसमें प्रवाहित करना शुरू कर दिया। कमरे में एक हल्की नीली और लाल रंग की रोशनी फैल गई। प्रक्रिया धीमी और नाजुक थी। विदित और प्रिया को अपनी ऊर्जा के प्रवाह को पूरी तरह से नियंत्रित करना था ताकि अनान्या के कमजोर शरीर पर कोई नकारात्मक प्रभाव न पड़े। कई घंटों तक वे अपनी ऊर्जा अनन्या में स्थानांतरित करते रहे। धीरे धीरे अनन्या के चेहरे पर रंगत लौटने लगी और उसकी सांसें स्थिर होने लगीं। अंततः अनन्या ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी आंखें कमजोर थीं, लेकिन उनमें जीवन की चमक वापस आ गई थी। क्या हुआ? उसने कमजोर आवाज में पूछा। तुम ठीक हो अनन्या? विदित ने राहत की सांस लेते हुए कहा। हम तुम्हें बचाने में कामयाब रहे। अनन्या ने विदित और प्रिया की ओर देखा और मुस्कुराई। धन्यवाद। वे जानते थे कि खतरा अब भी टला नहीं है। आदित्य बायोटेक अभी भी सरस्वती वंश की प्राचीन तकनीक की तलाश में था, लेकिन अब उनके पास एक नया सहयोगी था, अनन्या राव, जिसके रक्त में उस तकनीक को सक्रिय करने की क्षमता थी और वे मिलकर किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। एपिसोड 5, असुर युद्ध की शुरुआत। अनन्या राव के ठीक होने के बाद अग्निकुल ने आदित्य बायोटेक के खिलाफ अपनी लड़ाई तेज करने का फैसला किया। उन्हें पता था कि कंपनी चुप नहीं बैठेगी और सरस्वती वंश की शक्ति हासिल करने के लिए और भी खतरनाक कदम उठाएगी। अनन्या ने बताया कि उसके परिवार ने सदियों से कुछ प्राचीन कलाकृतियों की रक्षा की है, जो सरस्वती वंश की खोई हुई तकनीक को नियंत्रित करने की कुंजी हैं। ये कलाकृतियां भारत के विभिन्न हिस्सों में छिपी हुई हैं और उन्हें आदित्य बायोटेक से पहले खोजना होगा। पहला कलाकृति ज्ञान चक्र वाराणसी में एक प्राचीन पुस्तकालय के नीचे छिपी हुई मानी जाती थी। विदित, प्रिया और अनन्या तुरंत उस स्थान के लिए रवाना हुए, विक्रम की तकनीकी सहायता के साथ। वाराणसी, पवित्र शहर, अब आधुनिकता और प्राचीनता का एक अजीब मिश्रण प्रस्तुत कर रहा था। ऊंची इमारतों के बीच संकरी गलियों में सदियों पुराने मंदिर और घाट आज भी अपनी महिमा बनाए हुए थे। पुस्तकालय शहर के मध्य में स्थित एक विशालकाय संरचना थी, जिसमें लाखों प्राचीन ग्रंथ और पांडुलिपियां संग्रहित थीं। अनन्या के परिवार की निशानदेही के अनुसार ज्ञान चक्र पुस्तकालय के नीचे बने एक गुप्त कक्ष में छिपा हुआ था। विक्रम ने पुस्तकालय के ब्लूप्रिंट का विश्लेषण किया और गुप्त कक्ष का प्रवेश द्वार ढूंढ निकाला। एक साधारण दिखने वाली दीवार के पीछे एक जटिल ताला छिपा हुआ था। अनन्या के रक्त में मौजूद कुछ खास एंजाइमों का उपयोग करके ताला खोला जा सकता था। अनन्या ने सावधानी से अपनी उंगली से खून की कुछ बूंदें ताले पर टपकाईं। ताला तुरंत खुल गया और दीवार के पीछे एक अंधेरा गलियारा दिखाई दिया। वे गलियारे से होते हुए एक बड़े कक्ष में पहुंचे। कक्ष के केंद्र में
एक चमकता हुआ चक्र हवा में तैर रहा था। यह सोने का बना हुआ था और उस पर जटिल ज्यामितीय आकृतियां खुदी हुई थीं। चक्र से एक शांत और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। यह ज्ञान चक्र है, अनन्या ने विस्मय से कहा। यह सरस्वती वंश के ज्ञान और बुद्धि का प्रतीक है। जैसे ही विदित ने चक्र की ओर हाथ बढ़ाया, कमरे में कुछ छायादार आकृतियां प्रकट हुईं। वे फुर्तीली थीं और उनके हाथों में अजीबोगरीब ऊर्जा वाले हथियार थे। आदित्य बायोटेक के लोग, प्रिया ने चेतावनी दी। लड़ाई शुरू हो गई। छायादार आकृतियां तेज और कुशल थीं और उनके हथियार प्राण ऊर्जा को सोख सकते थे। विदित और प्रिया को अपनी पूरी शक्ति का उपयोग करके उनका मुकाबला करना पड़ा। अनन्या ने ज्ञान चक्र से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके मानसिक हमले किए, जिससे दुश्मन भ्रमित हो गए। विक्रम ने अपने साइबरनेटिक हथियारों का उपयोग करके दुश्मनों को पीछे धकेल दिया। उसकी ऊर्जा, बंदूकें और ब्लेड उन छायादार आकृतियों के लिए घातक साबित हो रहे थे। लड़ाई के दौरान विदित ने देखा कि छायादार आकृतियों का नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं और जिसके शरीर से काली ऊर्जा निकल रही थी। वही शक्तिशाली व्यक्ति जिससे वे प्रयोगशाला में मिले थे। तुम फिर से, प्रिया ने गुस्से से कहा। तुम लोग बहुत जिद्दी हो, उस व्यक्ति ने कर्कश आवाज में कहा। लेकिन तुम हमें सरस्वती वंश की शक्ति हासिल करने से नहीं रोक सकते। उसने एक शक्तिशाली हमला किया। उसकी काली ऊर्जा विदित और प्रिया की ओर बढ़ी। उन्होंने द्वैत साधना करके एक मजबूत ऊर्जा कवच बनाया, लेकिन वह हमला इतना शक्तिशाली था कि वे पीछे हट गए। तभी अनन्या ने ज्ञान चक्र पर अपना हाथ रखा। चक्र और तेजी से चमकने लगा और उससे एक तेज किरण निकली जो उस शक्तिशाली व्यक्ति से टकराई। वह चीख मारकर पीछे हट गया। उसकी काली ऊर्जा कमजोर पड़ गई। यह चक्र, इसमें अपार शक्ति है, वह हाँफते हुए बोला। विदित ने मौके का फायदा उठाया और अपनी पूरी प्राण ऊर्जा को केंद्रित करके एक शक्तिशाली हमला उस व्यक्ति पर कर दिया। इस बार वह उसे हराने में कामयाब रहा। वह व्यक्ति एक चीख के साथ गायब हो गया, जैसे वह सिर्फ एक छाया हो। लड़ाई खत्म होने के बाद उन्होंने ज्ञान चक्र को सुरक्षित कर लिया। अनन्या ने बताया कि इस चक्र का उपयोग करके वे सरस्वती वंश के अन्य कलाकृतियों का पता लगा सकते हैं। अगली कलाकृति वायु यंत्र कच्छ के रेगिस्तान में छिपी हुई मानी जाती थी, जहां कभी सरस्वती नदी बहती थी। यह यंत्र हवा और मौसम को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। कच्छ का रेगिस्तान विशाल और बंजर था, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत और चट्टानें दिखाई देती थीं। विक्रम ने अपने उन्नत सेंसर का उपयोग करके यंत्र के छिपे हुए स्थान का पता लगाया। एक प्राचीन भूमिगत संरचना के अंदर उन्हें एक जटिल मशीन मिली जो क्रिस्टल और धातु के तारों से बनी थी। मशीन से एक हल्की गुनगुनाहट की आवाज आ रही थी और उसके चारों ओर हवा में एक अजीब सा दबाव महसूस हो रहा था। यह वायु यंत्र है, अनन्या ने कहा। यह हमें हवा और मौसम पर नियंत्रण प्रदान कर सकता है। लेकिन जैसे ही वे यंत्र के पास पहुंचे, रेगिस्तान में रेत का एक विशाल तूफान उठ खड़ा हुआ। आकाश काला पड़ गया और तेज हवाएं हर चीज को उड़ाने लगीं। यह आदित्य बायोटेक का हमला है, प्रिया चिल्लाई। वे हमें यंत्र तक पहुंचने नहीं देंगे। तूफान के बीच उन्होंने कई उड़ने वाली मशीनें देखीं जो उन पर हमला कर रही थीं। ये गरुड़ ड्रोन थे, आदित्य बायोटेक की उन्नत तकनीक से बने हुए युद्धक विमान। विदित और प्रिया ने अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करके ड्रोन को मार गिराना शुरू कर दिया। अनन्या ने वायु यंत्र की शक्ति का उपयोग करके हवा के शक्तिशाली झोंके पैदा किए, जिससे ड्रोन अस्थिर हो गए। विक्रम ने अपनी ऊर्जा बंदूकों से सटीक निशाना लगाकर ड्रोन को नष्ट करना शुरू कर दिया। लेकिन ड्रोन की संख्या बहुत ज्यादा थी और तूफान बढ़ता ही जा रहा था। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि वे गिर गए हैं। तभी विदित को एक विचार आया। उसने अनन्या से वायु यंत्र की पूरी शक्ति का उपयोग करने के लिए कहा। अनन्या ने यंत्र पर अपना ध्यान केंद्रित किया और अपनी प्राण ऊर्जा को उसमें प्रवाहित किया। यंत्र और तेजी से गुनगुनाने लगा और आकाश में काले बादल छा गए। अचानक रेगिस्तान में तेज बारिश शुरू हो गई,
जिसने रेत के तूफान को शांत कर दिया। गरुड़ ड्रोन बारिश और तेज हवाओं के कारण उड़ान भरने में असमर्थ हो गए और नीचे गिरने लगे। उन्होंने वायु यंत्र को सुरक्षित कर लिया, लेकिन वे जानते थे कि आदित्य बायोटेक और भी खतरनाक हमले करेगा। उन्हें जल्द ही तीसरी कलाकृति ढूंढनी होगी, अग्निशस्त्र, जो माना जाता था कि केरल के बैकवाटर्स में कहीं छिपा हुआ है। यह शस्त्र विनाशकारी अग्नि ऊर्जा को नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। केरल के बैकवाटर्स हरे भरे और शांत थे, जहां नहरों और झीलों का एक जटिल जाल फैला हुआ था। अनन्या के परिवार की निशानदेही के अनुसार अग्निशस्त्र एक प्राचीन मंदिर के नीचे छिपा हुआ था, जो पानी में डूबा हुआ था। वे एक छोटी नाव में बैठकर बैकवाटर्स में घूमते रहे, विक्रम के सोनार सिस्टम की मदद से मंदिर की तलाश कर रहे थे। आखिरकार उन्हें पानी के नीचे मंदिर के अवशेष मिले। मंदिर के अंदर उन्हें एक चमकता हुआ त्रिशूल मिला, जो एक पत्थर के सिंहासन पर रखा हुआ था। त्रिशूल से एक गर्म और शक्तिशाली ऊर्जा निकल रही थी। यह अग्निशस्त्र है, अनन्या ने कहा। यह भगवान शिव के त्रिशूल की तरह है। लेकिन जैसे ही विदित ने त्रिशूल को उठाने की कोशिश की, मंदिर के चारों ओर पानी में कुछ भयानक आकृतियां दिखाई दीं। ये राक्षस थे, जेनेटिक रूप से संवर्धित प्राणी, जो अग्नि ऊर्जा को नियंत्रित कर सकते थे। यह आदित्य बायोटेक का एक और जाल है, प्रिया चिल्लाई। राक्षसों ने उन पर हमला कर दिया। वे तेज और शक्तिशाली थे और उनके हाथों से आग के गोले निकल रहे थे। विदित और प्रिया ने अपनी प्राण ऊर्जा का उपयोग करके आग के हमलों से बचाव किया और राक्षसों का मुकाबला किया। अनन्या ने अग्निशस्त्र से निकलने वाली ऊर्जा का उपयोग करके जवाबी हमले की। लड़ाई पानी के अंदर और मंदिर के खंडहरों के बीच हुई। यह एक कठिन लड़ाई थी, लेकिन विदित, प्रिया और अनन्या ने मिलकर राक्षसों को हरा दिया और अग्निशस्त्र को सुरक्षित कर लिया। अब उनके पास सरस्वती वंश की 3 महत्वपूर्ण कलाकृतियां थीं। अनन्या ने बताया कि इन कलाकृतियों का उपयोग करके वे एक शक्तिशाली उपकरण बना सकते हैं, जो आदित्य बायोटेक के असुर सीरम के प्रभाव को निष्क्रिय कर सकता है और उनके नापाक इरादों को विफल कर सकता है। लेकिन उन्हें यह उपकरण बनाने के लिए चौथी और अंतिम कलाकृति की तलाश करनी होगी, अमृत कलश, जो माना जाता था कि हिमालय की ऊंची चोटियों में कहीं छिपा हुआ है। यह कलश जीवन और मृत्यु पर नियंत्रण रखने की शक्ति रखता था। हिमालय की यात्रा खतरनाक होने वाली थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें यह जोखिम उठाना होगा। दुनिया का भविष्य दांव पर लगा था और वे इसे बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। असुर युद्ध शुरू हो चुका था और वे ही मानवता की आखिरी उम्मीद थे।